गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। और जीएनटी की मुहिम यमुना को स्वच्छ बनाना है और ये काम हमें और आप सभी को और दिल्ली के लोगों को सरकार के साथ मिलकर करना है। जिस तरह से हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि खास तौर पर यमुना में गंदगी है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। तो यमुना की साफ सफाई का ख्याल रखना हमारा भी कर्तव्य है। उसी तरह नदियों का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है और किसी दूसरे पर ठीकरा फोड़कर इस समस्या को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। मगर इस समस्या से उभरने के लिए हमें अपनी आदतें बदलनी होंगी। आखिर हमारी कौन सी वो वजह है जिनसे हमारी यमुना मैली हुई है? तो आइए सबसे पहले हम इसी पर बात कर लेते हैं। हम अपने घरों में पूजा करते हैं और पूजा के बाद सामग्री यमुना में प्रवाहित कर देते हैं। एक पल के लिए भी हम ये नहीं सोचते हैं कि हम क्या क्या चीजें नदी में बहा रहे हैं और ये हमारी नदियों, हमारे पर्यावरण के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। अगर हम इसी आदत को बदल दें तो यकीन माने कि यमुना काफी हद तक पोल्यूशन फ्री हो सकती है। अब दूसरा काम क्या है? वो ये है कि घाटों पर पूजा पाठ के बाद वहां पर गंदगी बिल्कुल ना फैलाएं। अगर कुछ गंदगी हो भी, आप खुद से इनिशिएटिव लीजिए कि आप उस घाट को साफ करके जाएं। सफाई की जिम्मेदारी आप ही की बनती है, सफाई कर्मचारी के भरोसे बिल्कुल नहीं रहिए। हम यमुना के घाटों की सफाई में भी अपना योगदान दे सकते हैं। तो दिल्ली में ऐसे बहुत सारे एनजीओज हैं जो कि यमुना की सफाई के मिशन में जुटे हुए हैं। हफ्ते या फिर महीने में एक दिन हम खुद अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले सकते हैं, इस काम को कर सकते हैं, क्योंकि यमुना सिर्फ एक नदी नहीं है बल्कि दिल्ली की पहचान है और इसको बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। आज हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे और हमारे साथ ज्योतिषाचार्य भी जुड़ेंगे, जिनसे हम ये जानेंगे कि आखिर हमारे धर्म में नदियों का कितना महत्व है, भारतीय संस्कृति में नदियों को क्यों पूजा जाता है और अगर हम उन्हें पूज रहे हैं तो पूजन विधि कैसी होनी चाहिए। ये सब हम उनसे जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि कैसे हम यमुना को अगर मां की तरह पूजते हैं तो उसको साफ करने में एक आम शख्स का, एक आम आदमी का योगदान हो सकता है। इस सभी मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है और सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करती है और ये आखिर में अलग अलग राज्यों से होते हुए प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर गंगा में समा जाती है। गंगा में समाने से पहले अपनी इस यात्रा में यमुना कई जगह प्रदूषण और गंदगी का शिकार होती है। जानकार बताते हैं कि 1909 तक यमुना साफ थी, फिर जैसे जैसे दिल्ली में आबादी बढ़ती गई तो उद्योग भी बढ़े, वैसे वैसे यमुना में शहरी और औद्योगिक कचरा बढ़ता चला गया। सालों से यमुना को साफ करने की योजनाएं चलाई जा रही हैं, परंतु नतीजा ढाक के तीन पात ही रहा। ये जो आपको सफेद सफेद दिखाई पड़ रहे हैं, ये कोई पत्थर नहीं है नदी के, बल्कि ये सब की सब प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, वेस्ट है, घर का वेस्ट है, कई जगह तो मुझे मेडिकल वेस्ट दिखाई पड़ा। ये सब चीजें आपको यहाँ दिखाई पड़ेंगी। मूर्तियां जो आप नदी में प्रवाहित करते हैं वो बड़ी मात्रा में आपको यहाँ दिखाई पड़ जाएगी। देखिए उस तरफ जब पानी कम हुआ तो कैसे नदी में आपको चारों तरफ मूर्तियां ही मूर्तियां दिखाई पड़ रही हैं। इन दिनों भी आपको यमुना में झाग की मोटी चादर तैरती दिख जाएगी। एक नदी जो देश की पहचान रही हो, उसका ये हाल देखकर और पढ़कर यकीनन आप भी दुखी हो जाते होंगे। इस लापरवाही के लिए सरकार को दोषी ठहराते होंगे, लेकिन क्या यमुना की इस हालत के लिए सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार है? वास्तव में आम जनता भी यमुना की इस हालत के लिए बराबर जिम्मेदार है, क्योंकि आम जनता सरकार के जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन ही नहीं करती। अक्सर घाटों पर पूजा पाठ के बाद लोग बचा हुआ सामान वहीं छोड़ देते हैं। घाटों की सफाई की हमें बिल्कुल चिंता नहीं रहती। इतना ही नहीं, हम घरों में पूजा में इस्तेमाल हुई सामग्री भी यमुना में ही प्रवाहित कराते हैं, जबकि पॉलिथीन में रखी पूजा की सामग्री नदी में सालों तक तैरती रहती है। सरकारें तो लोग एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप तो लगाते हैं, मगर जो अपनी जिम्मेवारी है उससे बचते हैं, क्योंकि ये कोई सरकार ने लाके यहाँ पे डंप नहीं किया है। ये लोगों ने धीरे धीरे घरों के माध्यम से, बीचेस में माध्यम से ऊपर से डंप करते हुए अपनी आस्था के जो हमारे हर महीने 2 महीने में त्योहार आते हैं उससे, क्योंकि जो पहले की जो
प्रथा थी वो अलग प्रथा थी, और अब जो है उसको प्रथा को कन्वर्ट कर दिया गया है। दिल्ली में नई सरकार के गठन के बाद फिलहाल यमुना सफाई के काम में तेजी जरूर नजर आ रही है। पिछले 10 दिनों में यमुना सफाई से जुड़े कई बड़े काम करने का दावा सरकार कर रही है। पिछले 10 दिनों में यमुना से 1300 टन कूड़ा हटाया गया। साथ ही यमुना सफाई के लिए आईटी और कंसल्टेंसी एजेंसीज की मदद ली जा रही है। इतना ही नहीं, सभी फ्लड गेट्स की मरम्मत कर दी गई है। आने वाले समय में 18 बड़े नालों के लिए नए एसटीपी लगाने की प्लानिंग है। इस बीच यमुना रिवर फ्रंट और नदी में क्रूज चलाने जैसी योजनाओं पर भी काम जारी है। आज जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर भी सीटीपी अच्छी तरीके से लगाए जाए, उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर कहीं पर भी कोई शिकायत आएगी तो उसके ऊपर में कड़ी कार्रवाई होगी, पेनल्टी का भी इंतजाम करेंगे। तो जो केमिकल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसके ऊपर भी हम कदम उठाएंगे और नए एसटीपी भी लगाएंगे, और जितने एसटीपी लगे हुए हैं उनकी कैपेसिटी को भी बढ़ाने का काम करेंगे। ये सारे एसटीपी हमारे 2 साल में जो है नए लग जाएंगे, और हमने जो कैपेसिटी बढ़ानी है वो भी ये सारा काम एसटीपी का 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले ही हम इसको कंप्लीट करेंगे। सरकारें कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन आपके साथ के बगैर ये काम पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि यमुना को बचाना सिर्फ सरकारों की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। और छोटे छोटे काम करके हम यमुना को पहले जैसा बना सकते हैं। जैसे किसी संगठन से जुड़कर हफ्ते में 1 दिन या महीने में 2 दिन यमुना सफाई के अभियान से जुड़ा जा सकता है। हम संकल्प लें कि पूजा का सामान और प्लास्टिक नदियों में प्रवाहित नहीं करेंगे, क्योंकि प्रदूषण की मार झेल रही यमुना को आपके साथ की दरकार है। मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, कोशिशें लगातार हो रही हैं। यमुना की सफाई को लेकर सरकार भी मिशन में जुटी हुई है। तेजी से कोशिश ये कर रही है कि जल्द से जल्द, क्योंकि टारगेट 3 साल का रखा गया है, कोशिश ये हो रही है कि जल्द से जल्द यमुना को साफ किया जाए। लेकिन यहाँ ये याद रखना बहुत जरूरी होगा कि यमुना को साफ करना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारा भी कर्तव्य बनता है, यानी कि आमजन की भागीदारी भी है। तो अभी तक जब से सरकार ने इस मिशन को शुरू किया है, अभी तक यमुना कितनी साफ हुई है, किस तरह की दिख रही है? मेरे सहयोगी मनीष चौरसिया आईटीओ पहुंचे, जहां पर उन्होंने आईटीओ के पास से बह रही यमुना का जायजा लिया। देखिए जरा वहां के पानी की स्थिति और वहां के घाट की स्थिति इस वक्त क्या है। समस्या कितनी भी बड़ी हो, अगर उसको हल करने के लिए छोटी छोटी कोशिश भी की जा रही है तो उन छोटी कोशिशों का असर भी जरूर दिखाई पड़ता है। इस वक्त हम आईटीओ में यमुना घाट पर मौजूद हैं, और यहाँ पर आप देखिए, आप जानते हैं कि लंबे समय से यमुना को साफ करने की कवायद की जा रही थी, और उसी कवायद का एक हिस्सा है कि यहाँ पर इस तरह से बूम लगाए गए हैं ताकि उस तरफ से जो भी कूड़ा कचरा आए इस बूम के जरिए रुक जाए और फिर कर्मचारी उसको हटाकर साफ कर दें। इसका मकसद ये था कि जो कूड़ा है, जो कचरा है, चाहे वो जलकुंभी क्यों ना हो, वो इस पॉइंट से आगे ना बढ़े और पानी में कम से कम गंदगी दिखाई ना पड़े। इसका असर देखिए किस तरह से हो रहा है। जैसे ही आप बूम के इस तरफ देखते हैं, आप देखिए कि जो पानी है वो आपको बेहद साफ दिखाई पड़ेगा। साफ रंग के लिहाज से नहीं, रंग के लिहाज से अभी भी यमुना का पानी पूरी तरह से काला है, लेकिन आपको पानी में कोई भी गंदगी दिखाई नहीं पड़ेगी। आपको छोटा सा तिनका भी दिखाई नहीं पड़ेगा, ना कहीं जलकुंभी दिखाई पड़ेगी, ना एक भी प्लास्टिक आपको इस पानी में तैरते हुए दिखाई पड़ेगी। तो ये एक छोटी सी कोशिश जो लगातार काम किए जा रहे थे, जिसका असर फिलहाल साफ साफ यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और सिर्फ पानी ही नहीं, आप इस पूरे घाट को देख लीजिए, लंबाई में आपको ये घाट भी अच्छा खासा साफ दिखाई पड़ेगा। लगातार कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं जो पूरे दिन अलग अलग हिस्सों में अपना डस्टबिन लेकर घूमते हैं। अगर कोई भी प्लास्टिक, कोई भी गंदगी उनको इस घाट पर दिखाई पड़ती है तो वो उसको उठाकर अपने उस डस्टबिन में रखते हैं और फिर उसे वो डंप कर देते हैं। ये कोशिश लगातार जारी है, और इसी कोशिश का नतीजा है कि इस तरफ एक तो पानी में आपको कोई गंदगी दिखाई नहीं पड़ती और घाट भी आपको साफ साफ दिखाई पड़ते हैं। ये कब लगाया गया? ये हो गया 1.5-2 हफ्ते हो गए इसे लगाए हुए। 1.5-2 हफ्ते। क्या मकसद होता है इसको लगाने का? इससे मकसद इसलिए इससे कूड़ा रोका जाता है। जो उस तरफ से आ रहा है वो यहाँ भी गंदगी आती है, यहाँ रुकता है, आधी मशीन निकालती है, आधी लेबर निकालती है। जो साइड का होता है लेबर निकालती है, बाकी मशीन का काम है।
तो ये कब से कब तक चलता है? ये तो सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। अभी आप लोग साफ कर रहे हो हाँ जी। और घाट पर भी लोग लगे हुए हैं साफ हाँ, करने वो हम ही करते हैं, लड़के कट्टे लेके जितनी भी पॉलीथीन बाहर गिरती है वो सब उठा के डस्टबिन में डालते हैं। के? ये बता रहे हैं कि लगभग 1-1.5 हफ्ते से ये बूम लगा हुआ है और इस तरह से सफाई की जा रही है और उसका असर आपको यहाँ जमीन पर भी दिखाई पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप छोटी छोटी कोशिश भी करते हैं तो उसका एक पॉजिटिव हल दिखाई पड़ता है, एक पॉजिटिव तस्वीर दिखाई पड़ती है और वो तस्वीर फिलहाल आईटीओ की यमुना घाट पर दिखाई पड़ रही है। ये छोटी सी ही कोशिश उम्मीद जगाती है कि अगर लगातार ऐसे ही कर्मचारी, अफसर, अधिकारी यहाँ पर लगे रहे तो जरूर एक दिन ऐसा आ सकता है जब यमुना पूरी तरह से साफ हो जाए। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, आईटीओ घाट, दिल्ली। तो चलिए, कम से कम ये तस्वीर एक तसल्ली दिलाती है। मेरे सहयोगी मनीष जहां पर पहुंचे, देखकर तसल्ली होती है कि कुछ चीजें शुरू हुई हैं और उसका नतीजा नजर आने लगा है, भले एक झलक के तौर पर से। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं सुष्मिता सेन गुप्ता, सीनियर प्रोग्राम मैनेजर हैं वाटर प्रोग्राम सीएससी। एडवोकेट संदीप जिंदल हमारे साथ हैं, सेक्रेटरी हैं फ्रेंड्स ऑफ यमुना फाउंडेशन से। परवेश मलिक साहब हैं, फाउंडर हैं मिशन जागृति के। और हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा धर्माचार्य भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुष्मिता जी, आपसे शुरुआत करते हुए, देखिए 10 दिन हो गए, कोशिशें लगातार की जा रही हैं और आज मेरे सहयोगी मनीष भी पहुंचे आईटीओ के घाट पर। वहां पर एक झलक ही सही, लेकिन कम से कम ये है जो उनकी रिपोर्ट बता रही है वो ये है कि थोड़ा बहुत साफ हुई है यमुना, गंदगी वहां पर नहीं है, किसी तरह की फाउल स्मेल वहां पर नहीं है। ये क्या इशारा करता है? पहला सवाल तो यही रहेगा आपसे। और दूसरी बात ये कि सरकार ने जितनी कोशिशें अभी की हैं, जितने कदम उठाए जा रहे हैं, क्या वो काफी लगते हैं आपको? देखिए, पहले तो ये बहुत पॉजिटिव है कि कुछ काम शुरू हुआ है। मतलब लोगों का नियत सही लग रहा है कि जो सरकार आए हैं वो यमुना साफ करने के लिए कर रहे हैं पहल। ये बात जो है वो तारीफ करने वाली बात है। बट इसके साथ मैं ये कहते हुए ये भी कहूंगी कि अभी तक जो किया हुआ है उसमें काफी पहल हुआ था साफ करने का, ये भी मैं बताना चाहती हूँ। क्योंकि अगर आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के बारे में बोल रहे हैं तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बना है, 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना हुआ है। अगर आप अंडरग्राउंड सीवरेज नेटवर्क बोल रहे हैं तो 1000 किलोमीटर के ऊपर सीवरेज नेटवर्क बना हुआ है। अगर आप बोल रहे हैं कि जो फीकल स्लज है उसका क्या कैसे मैनेजमेंट हो रहा है, मतलब जो एक्सक्रीटा जो अंडरग्राउंड सीवरेज नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है जो एरिया का, उसमें भी फीकल स्लज ट्रीटमेंट की बात बोली गई है। लेकिन फिर भी गैप कहाँ आ रहा है? अगर आप बोल रहे हैं कि आपने आईटीओ के पास ये फोटो लिया है, आपको जो फोटो है उसमें आपको मतलब साफ तो हो रहा है, मतलब जो वाटर हाइसिंथ है उसको निकाला जा रहा है, ये सब तो हो रहा है। लेकिन मैं ये थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ कि हमें कहीं पे गैप है, कहीं पे अंडरस्टैंडिंग का गैप है, जो ये सरकार को ये मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंटली देखना चाहिए कि सिर्फ पैसा खर्च ना हो, उसका कुछ नतीजा भी आए। सुष्मिता जी, जिस गैप का जिक्र आप कर रही हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद आप कोऑर्डिनेशन की बात कर रही हैं, क्योंकि तमाम मंत्रालयों में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी रहा है, उस वजह से भी यमुना ऐसी हुई है। क्या आप उस कोऑर्डिनेशन की बात कर रही हैं? देखिए, कोऑर्डिनेशन तो बाद में आएगा, गैप जो अंडरस्टैंडिंग का मैं बोल रही हूँ। अगर आप पहला जब यमुना अंदर आता है दिल्ली का, आप देखेंगे पल्ला से अंदर आता है। पल्ला में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन आप देखेंगे वो है मतलब 5-6 mg पर लीटर, जिसका मतलब है उसमें पानी में जान है, डिजॉल्व ऑक्सीजन है। तो आप अगर देखेंगे तो जो ऑर्गेनिजम्स है वहां पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब तक पहला जो है जगह जहां पे मॉनिटरिंग होता है आपका ISBT, वहां तक पहुंचता है, वो 0 हो जाता है। तो ये गैप क्यों है? गैप इसीलिए है क्योंकि हमारे जो है, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो है दिल्ली में जो सीवर्ड कनेक्शन में नहीं रहता है, जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज होते हैं उसमें रहते हैं। तो ये हमें समझना और इसको एग्री करना
बहुत जरूरी है, तभी हम प्लान में आगे जा सकते हैं। ये और जानना इसीलिए बहुत हम जरूरी उस है। प्लानिंग को लेकर ही आज चर्चा कर रहे हैं। एडवोकेट संदीप जंदल साहब, अब आपके पास आते हुए सर ये बताइए कि मैं वापस से वही प्लानिंग वाले सवाल पर ही आपके पास आऊंगी कि जिस तरह का एक खाका सरकार ने तैयार किया है, योजनाएं तैयार की हैं जिसमें सरकार की पूरी प्लानिंग है, उसमें आपको क्या नजर आता है? क्या हमें कुछ पॉजिटिव नजर आएगा? क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले कभी यमुना एक्शन प्लान नहीं बने, बहुत बार बन चुके हैं, करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है, लेकिन हालत यमुना की वैसी है। इस बार क्या लग रहा है? इस विषय में मेरा जो अनुभव रहा है और जो सरकारी तंत्र को हम देखते आ रहे हैं, हम फ्रेंड्स ऑफ यमुना फाउंडेशन के माध्यम से बहुत से लोगों को हमने अपने साथ जोड़ा है, जो लोग यमुना जी के लिए समर्पित है और चाहते हैं कि यमुना जी पूरी तरीके से निर्मल और स्वच्छ हो जाएं। तो मेन जो इसके अंदर मुद्दा है और इशू है वो ये है कि यमुना जी तो अपने आप को साफ कर लेती हैं, जरूरत है उसको गंदा होने से बचाने की। हर साल जब भी हम देखते हैं कि नदी के अंदर पानी का ओवरफ्लो आता है या फ्लड लाइक सिचुएशन हो जाती है, उस समय पे नदी अपने आप को पूरा साफ कर लेती है। जितना भी उसका जो कूड़ा कचरा जो भी किसी भी तरीके से ह्यूमन बींग्स ने, हम मानव लोगों ने ही उसको किया है, उसको वो पूरी तरीके से साफ कर लेती है। जो मेन जरूरत है वो ये है कि यमुना को गंदा होने से कैसा बचाया जाए। जो कोऑर्डिनेशन, जो सुस्मिता जी भी कह रही थी अभी, जो कोऑर्डिनेशन मैं समझ पा रहा हूं, कोऑर्डिनेशन इस चीज में है कि जो एसटीपी है वो फुल्ली फंक्शनल नहीं है, उनके ऊपर काम किया जाए और किसी भी तरीके से जो भी अपशिष्ट या गंदा सामान किसी भी तरीके से यमुना जी में प्रवाहित हो जाता है या नदी नालों का जो आ जाता है, उसको रोकथाम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नदी हमेशा अपने आप को साफ कर लेती है, हर साल एक बार वो साफ हो जाती है बारिशों के दिनों के अंदर, लेकिन वो थोड़े से ही समय के बाद जब धीरे धीरे हम 1-2 महीने के गैप पर आते हैं तो नदी के तटों पे भयंकर कूड़े के ढेर लग जाते हैं जिसको साफ करते हैं। हमारी संस्था ने भी एक घाट के ऊपर बहुत ज्यादा काम पिछले कुछ समय से किया हुआ है, कई सालों से प्रयासरत है। वहां करीब करीब 1000 लोग जो हमसे वॉलंटियर के तौर पर जुड़ भी चुके हैं। तो सभी लोगों का जो अभी तक अनुमान आया है और सभी लोगों के अनुभव जो हमसे साझा हुए हैं वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि नदी को दूषित होने से हमें बचाना है। ये एक मुख्य मुद्दा है जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता। और दूषित होने से बचाने के लिए जो है कि सभी मानवों को, जो भी हम राजधानी क्षेत्र दिल्ली के निवासी हैं, सबको एकजुट होकर आगे आना होगा। जब हम सभी लोग एकजुट होकर ये प्रकल्प लेंगे, संकल्प लेंगे कि हमें अपनी नदी को, जो हमारी जीवनदायिनी है, जो हमारी दिल्ली की एक मुख्य नाड़ी है, जिसके बदौलत हम सभी लोग पहचान है दिल्ली की यमुना, बिल्कुल यमुना पहचान है, हमें उसको यमुना को बचा के रखना है। तो ये मेन जो है ये मुख्य मुद्दा है जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता कि गंदा होने से कैसे बचाना। बहुत अच्छी बात आपने कही परवेश जी। यहीं से सवाल आपसे कि देखिए यमुना तो खुद को साफ कर लेगी, लेकिन हम लोग हैं या फिर यमुना को गंदी कर देते हैं, और इसलिए सबसे ज्यादा जो भागीदारी है वो जन भागीदारी की जरूरत है। अब चाहे हम आम लोगों की बात कर लें, हम सरकारी नीयत की बात कर लें, प्लानिंग हो रही है उसका एग्जीक्यूशन अच्छे से होना चाहिए, हम एजेंसियों की बात कर लें, किसी की भी बात कर लें, अब सवाल यह है कि उसको गंदा होने से कैसे बचाया जा सकता है। जो इस वक्त खाका सरकार ने तैयार किया है उस पर एक रिएक्शन सर आपका। मैम नमस्कार। पहले तो आपकी इस मुहिम को, आपने पिछली बार भी ये मुहिम चलाई थी और जीएनटी हमेशा ही अच्छा काम करता है। मुझे याद है आप उस वक्त भी हमारे साथ थे, बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने उस वक्त भी रखे थे। चलिए वहीं से शुरू करते हैं। तब भी बड़ी लंबी बात हुई थी, तब से अभी तक और मंशा में क्या बदलाव नजर आता है आपको? जो आप आज आपने बात कही ना कि खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए, खुद के लोग बाग अधिकार तो मांगते हैं। मैं कहता हूं अधिकार पाने से पहले थोड़े कर्तव्य निभाओ, फिर सीना ठोक के अपना हक पाओ। लोग बहुत बातें बड़ी बड़ी करते हैं, गाड़ियों में बैठते हैं, घर में बैठते हैं, टीवी देखते हुए बातें करते हैं। वही लोग चलते हुए, जो आपने शुरुआत में बात करी, अपने घर के मंदिर का जो सामान है या कोई भी है वो ऐसे छोड़ जाते हैं और अगले ही दिन वही लोग कहते हैं कितनी गंदगी है, यहाँ तो कोई काम ही नहीं करता, कोई सरकार काम नहीं करती, कोई प्रशासन काम नहीं करता। तो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो हम लोगों की। अगर कोई ये व्यक्ति समझ ले कि हाँ मेरे को ये करना है, मेरी ही जिम्मेदारी है, मेरी यमुना माँ है, तो काम हो जाएगा। दूसरा, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी लोग हैं वो लगातार देखें कि कितने एसटीपी प्लांट काम नहीं कर रहे हैं, कितने बंद पड़े हैं। जो बड़े बड़े नाले हैं उनके ऊपर देखा जाए कि वास्तव में उनमें सफाई हो भी रही है कि नहीं हो रही। ये सारा मतलब जैसे राम भरोसे चल रहा है। अब तो राम की ही सरकार है, लेकिन इसके बाद भी अब लगता है कि जैसे जिस तरीके से शुरुआत हुई है, तो हमें उम्मीद है कि आने वाले
3-4 साल के अंदर कुछ ना कुछ तो इस बार असर जरूर दिखाई देगा। और मैं सभी लोगों से भी ये कहना चाहता हूं, जैसे हमारे जिंदल साहब हैं, उनकी संस्था बहुत शानदार काम कर रही है। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ना चाहिए। हमारे मिशन जागृति के भी वॉलंटियर वहां जाएंगे, हम लोग आपस में बातचीत करें, कैसे कोऑर्डिनेट करें। ये ऊपर वाले कोऑर्डिनेशन नहीं होता, लेकिन आपस के लोग जब आपस में मिल जाएं कि हाँ चलो हाथ से हाथ मिलता है, चलो आप आओ मैं आऊं, जब मिलके जब हम थोड़ी सी भी सोच, ऐसा नहीं अच्छे व्यक्ति बहुत हैं, वो मिलते नहीं है। उनमें भी मुझे लगता है कि मेरी कमीज तेरी कमीज से सफेद क्यों, पर इन सब को हटाकर अदरवाइज बहुत जल्दी हम देखेंगे जैसे और नदियां खत्म हो गई ऐसे यमुना भी खत्म हो जाएगी। राजनीति वालों का तो काम है, और वो देखते हैं अब क्या होता है इस बात। बिल्कुल, और उसके अस्तित्व को ही बचाना। अब राज मिश्रा जी देखिए, आज हम लगातार दूसरे दिन ये शो कर रहे हैं। कल हमारे साथ तमाम गेस्ट थे, सरकारी नुमाइंदे भी थे हमारे साथ, और जो सब लोग चर्चा करते हैं ना सर, कल भी इसी को लेकर बात हो रही थी, और इसीलिए आज हमने सोचा कि हम एक धर्माचार्य को जरूर इंक्लूड करें इसमें, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सनातन संस्कृति, हमारा हिंदुस्तान, हम नदियों को पूजते हैं। हाल फिलहाल में महाकुंभ हुआ है, संगम में सबने स्नान किया है, गंगा यमुना सरस्वती, वहां जाके लोगों ने स्नान किया है। लेकिन वहां भी मैंने देखा, और यहां भी हम देखते हैं, गंगा आरती यमुना आरती शुरू तो कर दी गई है, हम आरती करने के लिए, पूजा करने के लिए वहां तो चले जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं। बहुत अच्छी बात परवेश जी ने कही कि अपना कर्तव्य क्या है हम उसको भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि जो सामग्री लेके हम वहां पर गए हैं उसे हमें वापस लेके आना है, ना कि यमुना जी में प्रवाहित कर देना है। हम नदियों को जी कह के, माता कह के बुलाते हैं। तो सर, ये आपकी, आचार्य राज मिश्रा जी, आप जैसे तमाम धर्माचार्य की जिम्मेदारी बन जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है इन नदियों को बचाने की, जब आपके कहने से, अगर आप कहेंगे कि किस तरीके से नदियों को पूजा जाए और आपकी जिम्मेदारी लोगों की क्या होनी चाहिए, आरती करते हुए, पूजा करते हुए वो गंदा सामान या फिर सामग्री को हम अंदर नहीं फेंके, तो क्या संदेश आप यहां से देना चाहेंगे? नवजोत जी, मैं एक बात बहुत क्लियर कह रहा हूं, और जो कुछ कहूंगा वो सब कुछ बेदोक्त होगा, इसको ध्यान रखिएगा। मैं बड़ा क्लियर एक शब्द कहना चाहता हूं कि जो लोग यमुना जी या किसी भी नदी या भगवान की पूजा सामग्री से प्राकृतिक कोई भी नुकसान हो रहा है, वो पूजा नहीं है, वो एक प्रकार का पाप है। बड़ा क्लियर कह रहा हूं, वो पूजा नहीं है, वो एक प्रकार का बहुत बड़ा पाप है, और उसका दंड हमको निश्चित रूप से प्राप्त होता है। मैं पहले थोड़ा सा यमुना जी के बारे में बता दूं। यमुना जी की आराधना कलयुग में ही नहीं हो रही है, इसको ध्यान रखिएगा। यमुना जी कलयुग की देवी नहीं है। यमुना जी एक तो भगवान कृष्ण की पत्नी है। भगवान कृष्ण के साथ यमुना जी का विवाह हुआ था। यमुना जी का एक नाम है कालिंदी। तो अगर हम यमुना जी को दूषित कर रहे हैं अपने सामग्री इत्यादि के माध्यम से, कुछ भी ले जा करके, तो ऐसी परिस्थिति में हम डायरेक्टली भगवान के प्रति अपराध कर रहे हैं। बड़ा सिंपल सा विषय है कि किसी व्यक्ति का हम बहुत सम्मान करें, उसकी बहुत प्रार्थना करें, लेकिन उसके परिवार को हम दूषित करने का प्रयास करें, गंदा करने का प्रयास करें, तो ऐसे परिस्थिति में वो व्यक्ति प्रसन्न तो नहीं रह सकता है अगर उसके हम परिवार की बुराई कर रहे हैं। तो अगर यमुना, जो कि भगवान की सबसे प्रिय पत्नी है, कालिंदी जिनका एक नाम है, अगर वहां जाकर के चीजें डाली जाती हैं, तो इसका मतलब कि वो सीधे सीधे पाप है, पूजा नहीं हो सकता। पाप कैसे, उसका मैं एक भागवत में उदाहरण है आपको दूंगा। लेकिन क्यों मैंने कहा कि आज से नहीं है, त्रेता युग से यमुना जी को पूजा जाता है। सतयुग में यमुना जी का वर्णन है। वेद में अगर आप जाएंगे, ऋग्वेद के अंतर्गत जाएंगे, तो ऋग्वेद के अंतर्गत बाकायदा 10वें मंडल में यमुना जी की बड़ी सुंदर कथा आती है। श्री रामचरितमानस में तो यहां तक है कि जब भगवान राम जा रहे थे, राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी, तो गोस्वामी जी ने लिखा है, पुन सिय राम लखन कर जोरी और जमुन ही कीन प्रणाम बहोरी। भगवान राम ने बाकायदा यमुना जी को जाकर के प्रणाम किया है। लेकिन हम लोगों ने जितना यमुना जी को दूषित कर दिया है, अगर हम भगवान राम, अगर आज हम सबको वहां प्रत्यक्ष रूप से आकर के देखें, तो हमको डांटेंगे, मारेंगे भी कि भाई जिनको मैंने प्रणाम किया है, जो मेरी धर्म पत्नी की तरह है, जो मेरे दूसरे अवतार में मेरी पत्नी बनी है, उनको आप लोग इस प्रकार दूषित करते हो। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि चले शशीय मुदित दो भाई और रवि तनुजा कर करत बड़ाई। बाकायदा बड़ाई की है। अब मैं बता रहा हूं कि पूजा होती क्या है, जनरली कैसे हम पाप कर रहे हैं और हमारी पूजा नहीं लग रही है। भगवान राम ने श्री रामचरितमानस में लिखा है कि ज्ञानी ते प्रिय अति विज्ञानी, सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सबसे अधिक मनुजमय भाई। मुझे सब प्रिय है, लेकिन ये प्रकृति मैंने उत्पन्न की है।
यदि आप प्रकृति को किसी प्रकार से भी दूषित कर रहे हो तो आप मेरे प्रिय नहीं हो सकते हो, मेरी पूजा नहीं कर सकते हो। एक कथा आती है, पूजा 3 प्रकार की होती है नवजोत जी, थोड़ी मेरी चर्चा लंबी हो रही है लेकिन मुझे लगता है धर्म की है, जानना चाहिए इसको। पूजा में प्रथम पूजा, मध्यम पूजा और उत्तर पूजा, 3 प्रकार की पूजा की चर्चा की जाती है। पूजा जब आप तैयारी कर रहे होते हैं पूजन की ना, वहां से आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। ठीक है। जब आप बैठकर पूजा करते हैं तो पूजा आपकी मध्यम पूजा होती है, और उस पूजन की सामग्री को प्राकृतिक नुकसान ना हो, किसी भी प्रकार की प्रकृति का नुकसान ना पहुंचे, वो सामग्री किसी के लिए नुकसानदायक ना हो, उसका अपमान ना होने पाए, ये आपकी उत्तर पूजा होती है। बिल्कुल, ये आपका कर्तव्य बन जाता है। यस, तो आप ऐसी सामग्री लें जिसको आराम से आप विसर्जित कर सके। पार्क में गड्ढा खोद कर नहीं, लेकिन यहाँ पर वही बात है ना, विसर्जन की जरूरत क्यों है? क्यों नहीं हम उसको कहीं और ले जाके डंप कर सकते? हम ले ही ऐसा, नवजोत जी मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूं, और कहीं ले जाकर के हम और भी नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक है। भगवान ने कहा कि निर्बल मन जन सोई मैं पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आप सोच लीजिए, बड़ी बड़ी अगरबत्ती जला देने से भगवान खुश हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं होते, मैं प्रमाण दे सकता हूं। ठीक है, तो ऐसी सामग्री लीजिए जिससे प्रकृति को नुकसान होने ही ना पाए। अपने घर के गमले में अगर फूल आपने निकाला है तो घर के गमले में डालिए ना भाई। ठीक है, इको फ्रेंडली सामग्री लेकर आप जाएं अगर जाना चाह रहे हैं, और अगर वैसा नहीं है तो कम से कम उसको वहां से क्लीन करके आइए। ये कर्तव्य आपका बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। सरकार ने एक्शन प्लान बनाया है, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी भी बन जाती है, और जीएनटी ने भी संकल्प लिया है कि हम यमुना को साफ करके रहेंगे। और इसीलिए जो अभी तक सरकार के तमाम सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 10 दिन में अभी तक क्या क्या हुआ एक बार वो बता देती हूं। 1300 टन कूड़ा वहां से हटाया गया है। आईटी कंसल्टेंसी एजेंसियों का सहयोग पूरी तरह से मिल रहा है, और सभी फ्लड गेट्स की मरम्मत कर दी गई है। 18 बड़े नाले हैं और उनके लिए नए एसटीपी की तैयारी की जा रही है। जल मंत्री ने भी यमुना सफाई अभियान का लगातार जायजा लिया। उसके अलावा भी अब यमुना आरती लगातार वहां पर हो रही। यमुना एक्शन प्लान पर पीएमओ ने बाकायदा नजर बनाई हुई है, और यमुना रिवर फ्रंट को बनाने की योजना हो रही है। क्रूज चलाने की तैयारी, हालांकि वहां तक अभी बहुत वक्त है, क्रूज कब चलेगा उससे पहले सफाई की बहुत ज्यादा जरूरत है। सुष्मिता जी, अब आपके पास आते हुए 10 दिन का अभी तक ये जो काम हुआ है, इसको आप किस तरीके से इसका आकलन करेंगे? काम का तो बहुत ही अच्छा है। मैं तो बोल रही हूँ काबिले तारीफ है जो भी इनका इनिशिएशन है ये काम का। मैं ये जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी बोला है कि जो हमारा सीवेज जनरेट हो रहा है, मतलब घर से जो गंदा पानी जा रहा है वो पूरी तरह से एसटीपीज पे नहीं जा रहा है। और आपको पता होगा हमारा दिल्ली में जो है 22 नेचुरल ड्रेन्स है, ओपन ड्रेन्स। तो इसके लिए क्या हो रहा है, ये जो घर है जो कनेक्टेड नहीं है ट्रीटमेंट प्लांट से, उनको क्या है, वो सेप्टिक टैंक, एक छोटा सा चेम्बर होता है उसमें कनेक्टेड होता है टॉयलेट, और फिर टैंकर बुलाया जाता है। आप देखेंगे साउथ दिल्ली में ये सारे टैंकर्स बहुत चलते रहते हैं, और ये टैंकर्स जाते हैं, सेप्टिक टैंक खाली करते हैं, और जैसे इधर उधर वो फेंकते रहते हैं। ये सीवेज नाले में फेंक दिया, या आपको डायरेक्टली ये जो यमुना जी है उसमें डाल दिया। तो इससे क्या होता है कि हमारा 37 एसटीपीज तो बन गए हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो टैंकर्स है, ये जो घर है जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से नहीं कनेक्टेड है, तो ये सारे ये जो 22 नेचुरल ड्रेन्स है उसी से नदी में आ रहे हैं या हमारा नदी में डायरेक्टली आ रहे हैं। तो हम ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं नए सरकार को कि आप चैलेंज को थोड़ा सा डिफरेंटली देखें। आप नाले पे ध्यान दे रहे हैं, ये बहुत बहुत अच्छी बात है कि नाले जो है वो नजफगढ़ और शाहदरा जो है ऑलमोस्ट 80% जो यमुना में जा रहे हैं वो ये नाले से ही जा रहे हैं। ये नजफगढ़ और शाहदरा सबसे मतलब हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग ड्रेन्स है ये। तो आप नाले पे ध्यान दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा है कि आपके जो लिस्ट है उसमें नाला आ रहा है और आपने ट्रीटमेंट प्लांट ये नाले से कनेक्ट किया हुआ है। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। सुष्मिता जी, हम जब एसटीपीज की बात करते हैं, ये भी थोड़ा सा इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए कि कितने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है जो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं, या फिर उसकी भी मरम्मत की जरूरत है पहले? देखिए, अगर आप सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जो हमारा मॉनिटरिंग एजेंसी है सेंट्रल,
उसके हिसाब से जाएंगे तो आप देखेंगे ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगभग 60 to 70% एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे जो दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी एक स्टेट लेवल कमेटी है, अगर वो उसका रिपोर्ट आप देखा जाए जो एनजीटी में जमा किया है, उसमें वो बोल रहे हैं कि 14 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है जो ये डीपीसीसी का एक स्टैंडर्ड होता है कि इतना जो आपका पानी निकल रहा है ट्रीट होके, इसका इतना 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 पैरामीटर्स होना चाहिए। तो आप देखेंगे 14 जो ट्रीटमेंट प्लांट्स है वो स्टैंडर्ड को मीट कर रहे हैं और बाकी जो है वो मीट नहीं कर रहा है और उस पे लगातार काम हो रहा है। तो ये जो ट्रीट हो रहा है इसको ऐसे वो लोग स्टैंडर्ड रखे हैं कि वो ट्रीट हो और फिर जाके यमुना जी में गिरे। लेकिन हमें इसमें भी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्योंकि ये जो ट्रीट होके निकल रहा है वो डायरेक्टली यमुना जी में नहीं गिर रहा है, वो फिर से वो जो 22 नाला मैंने बोला है उसमें गिर रहा है। तो इससे क्या होता है, वो जो ट्रीटेड वाला है वो अनट्रीटेड से मिक्स हो जाता है और फिर अनट्रीटेड वाला जो है वो यमुना जी में गिर रहा है। तो इसी से हमें प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल। संदीप जिंदल जी, आपके पास आते हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपकी तरफ से। हम जब जन भागीदारी की बात करते हैं तो आप जैसे एनजीओ बहुत सारे हैं जो खुद से इनिशिएटिव ले रहे हैं, कम से कम सरकार की योजनाओं का या उनकी प्लानिंग का इंतजार आप लोग नहीं करते हैं, अपनी तरफ से वॉलंटियर्स जाते हैं जो कि साफ सफाई करते हैं। किस तरीके से और कौन कौन सा एरिया होता है, क्या अलग अलग एरियाज आपने बांटे हुए हैं, कैसे आपका पूरा अभियान ये चलता है यमुना को साफ करने का? क्योंकि ये इसलिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहीं से हम जब जन भागीदारी की बात करते हैं और कुछ नहीं तो कम से कम लोग अपने हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दिन ये इनिशिएटिव ले सकते हैं, भले ही आपके माध्यम से हो या फिर आप उनको गाइड भी कर सकते हैं यहाँ से। हमारे साथ फ्रेंड्स ऑफ यमुना फाउंडेशन में दिल्ली के बाहर अगर हम नॉर्थ यमुना की तरफ जाते हैं तो जिला बागपत उत्तर प्रदेश तक के जो हमारे साथी लोग जुड़े हुए हैं, और साउथ यमुना की तरफ जाएं तो फरीदाबाद के आगे बल्लभगढ़ तक के जो सामाजिक तंत्र हैं और जो एनजीओ दूसरी भी हैं वो सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो यमुना जी की जो स्थिति है, जब दिल्ली में यमुना जी की एंट्री होती है नॉर्थ दिल्ली के पॉइंट पे पल्ला के बाद, वहां तक पानी की सिचुएशन बहुत ठीक है। वहां आप नहा सकते हैं और अपना जल कादे किसी भी जल को यूज कर सकते हैं किसी भी कादे में। जैसे जैसे वजीराबाद की तरफ आती है और वजीराबाद से नीचे ओखला तक जाती है, सारा पोल्यूशन इसी एरिया के अंदर इसके अंदर यमुना जी में ऐड होता है। तो उसको बचाने के लिए जो जरूरत है वो सबसे ज्यादा ये ध्यान देने की बात है कि दिल्ली की जो जनसंख्या है वो पिछले 1 दशक में और 2 दशक में कई बेहतरीन तेज गति से आगे बढ़ती चली गई है, लेकिन उस तेज गति से जितना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगने चाहिए थे या जितना एक वेस्ट वाटर निकलकर आ रहा है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए जो भी बात सामने आई, सुष्मिता जी ने भी जो आंकड़ा दिया है कि 60-70% एफिशिएंसी पर ही काम हो रहा है, तो एक तो 100% एफिशिएंसी को जोड़ना बहुत जरूरी है। दूसरा, जो गंदा नाला है जो एसटीपी से बाहर निकलता है, उस गंदे नाले को जरूरत नहीं है कि वो यमुना जी में सीधा ही डाल दिया जाए। यमुना जी के पैरेलल ही उनके कैचमेंट एरिया में एक ड्रेन बड़े लेवल का डिग आउट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है कि पूरे का पूरा वेस्ट वाटर जो है वो सीधे सीधे नदी में ना जाए, वो नदी के पैरेलल एक नया ड्रेन बना दिया जाए, उस ड्रेन में वो फ्लो करता रहे और उसका टाइम टू टाइम फिल्ट्रेशन होता रहे, और जब जरूरत लगे कि उसको अगर वाटर ओवरफ्लो रिवर में है वहां उसके कुछ एड ऑन पॉइंट्स बना दिए जाएं जहां वो नदी के साथ कनेक्ट हो सके। तो पैरेलल अगर एक बड़ा ड्रेन दिल्ली में यमुना जी के कैचमेंट एरिया में बना दिया जाता है जिसके अंदर अनट्रीटेड वाटर इस तरीके से जाएगा, तो वाटर का एक तो फिल्ट्रेशन टाइम टू टाइम किया जाए और उसको सीधे नदी से ना जोड़ा जाए, तो इससे नदी का बहुत ज्यादा बचाव होगा और नदी के अंदर जो एक अपना खुद का एक इकोसिस्टम है वो इकोसिस्टम भी अपने आप को बेहतर तरीके से सुचारू रूप से एग्जिस्ट कर पाएगा, वो मौजूद रह पाएगा। अच्छा, ये तो बात हुई कि क्या कुछ सरकार की तरफ से और इनिशिएटिव होना चाहिए सर, लेकिन एक और बड़ी बात है। अब देखिए, जितनी यमुना बेल्ट है, आज कोर्ट ने भी इसको लेकर संज्ञान लिया है, जितनी यमुना बेल्ट है, पहली बात वहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, उस पर भी विचार करने की जरूरत है। उस पर विचार करने की जरूरत तो सरकारी निकायों की है, क्योंकि जो भी चीजें होती हैं वो सरकारी तंत्र की जानकारी में होती हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र हमारी जानकारी में भी रहे हैं कि जहां पर यमुना जी के कैचमेंट एरिया के अंदर या किसी भी तरीके से गैरकानूनी तरीके से कॉलोनियां, मकान, बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी बना दी गई है, तो उनको बिजली पानी की सप्लाई कौन करता है? उनको बिजली पानी की सप्लाई तो सरकारी तंत्र के माध्यम उनके कानूनी दस्तावेजों की बदौलत हो रही है। तो ये सबसे बड़ा जो है, ये एक जो तंत्र है कि किस तरीके से उनको बिजली और पानी के कनेक्शन दे दिए गए, उस आबादी को वहां पनपने दिया गया, बसने दिया गया, तो ये पूरे का पूरा एक सरकारी तंत्र के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है
कि गैर कानूनी गतिविधियों को, गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को, गैर कानूनी रेजिडेंशियल कॉलोनीज को या किसी भी तरीके का कोई अगर डेवलपमेंट इलीगल कंस्ट्रक्शन के मैनर में हुआ है तो वो सरकारी तंत्र की जानकारी में हुआ है। उसके लिए जो भी इसका संबंधित विभाग है उसके संबंधित वो जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स उनके हैं उनको डील करने की जरूरत है। आज कोर्ट ने भी इसको लेकर संज्ञान लिया है ना, कहा है कि उस और ध्यान देने की भी जरूरत है। परवेश जी, जब हम यमुना सफाई की, यमुना क्लीन करने की बात करते हैं, आप जैसे तमाम एनजीओस हैं, बहुत सारी सरकारी एजेंसियां हैं जो इस पे लगी हुई हैं, आम जन भागीदारी की बात, क्योंकि जब मैंने आचार्य राज मिश्रा जी को इंक्लूड किया वो इसलिए क्योंकि धार्मिक मान्यताएं, हमारी भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं, नदियों को हम पूजते हैं। सर, एक और बात है कि अब जैसे आरती शुरू हुई, शाम में यमुना आरती की शुरुआत हो गई है। अब खबर यह भी आई कि आज दिल्ली में बहुत सारे लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने उनको एक रिक्वेस्ट की है कि यमुना जब दिल्ली एनसीआर की तरफ ही है लेकिन यूपी के क्षेत्र में पहुंचती है तो वहां पर भी घाट बनाया जाए और वहां पर भी यमुना आरती की जाए। आपको लगता है इन चीजों से कहीं ना कहीं थोड़ा चेंज आएगा, जागरूकता बढ़ेगी? बिल्कुल आएगी और हर हालत में आएगी। और जिस हिसाब से अभी जो काम शुरू हुआ है, मुझे 101% विश्वास है कि इस बार अंजाम तक हम लोग जरूर से जरूर पहुंचेंगे। और दूसरा, जैसे आज आपने आचार्य जी मिश्रा जी को बुलाया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी लोग होते हैं वो या तो भय के साथ काम करते हैं या प्रीत के साथ काम करते हैं। तो आचार्य जी के पास भय भी है और प्रीत भी है, और इस बार इनकी बातें जरूर से जरूर मानेंगे। जो हमारी जैसी तमाम जो एनजीओ होती हैं वो सिर्फ जागरूक करती हैं। दूसरा, जब हम लोग हमारे वॉलंटियर काम करते हैं, जागरूक करते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम देखते हैं कि यमुना के किनारे बहुत सारे औद्योगिक कंपनियां हैं, उनका जो केमिकल वो सब उधर जा रहा है, वहां पर कोई कुछ नहीं करता, तो वॉलंटियर सोचता है कि क्या मेरा काम सिर्फ इनके कचरे को ही बाहर निकालना है? क्या मैं रोजाना यही करता रहूंगा और ये लोग अपना गंदगी करते रहेंगे? क्या मैं इसी चीज के लिए हूं? तो सरकार को सख्त निर्णय जब तक नहीं लेंगे, मैं गारंटी देता हूं इस बात की, 2-4 ढंग से सख्त निर्णय ले लिए, ये तुरंत साफ हो जाएगी। ये गिनती के 2 साल की जरूरत है, रिकवरीज करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, हर हालत में होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए राज मिश्रा जी, समअप करते हुए आपके पास आते हुए, देखिए नदियों को हम पूजते हैं लेकिन जिम्मेदारी हमारी क्या होनी चाहिए? हम गंगा को साफ करने में तो अपना योगदान दे रहे हैं, बहुत जगह हमने देखा कि स्वच्छ गंगा अभियान चल रहा है, लेकिन अब ये जो मुहिम है बिना जन भागीदारी नहीं हो पाएगी। क्या जिम्मेदारी है हमारी यमुना को लेकर? सबसे पहले तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई कि जब हम जिस चीज को पूछते हैं उसको दूषित कैसे कर सकते हैं। मैं बहुत सारी चीजों पर बात कर रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले तो एक बात मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो लोग एक्चुअल में पूजन करते हैं। क्या हुआ, एक बार की एक बड़ी सुंदर कथा आती है। आप लोग अभी कुंभ आप लोगों ने देखा है, समुद्र मंथन इत्यादि देखा है, समुद्र मंथन की कथा भी वहां से स्टार्ट हुई है। एक बार ऋषि दुर्वासा जाते हैं भगवान विष्णु के पास, भगवान विष्णु उनको अपनी माला दे देते हैं और माला लेकर के वो आते हैं, इंद्र उनकी सेवा करते हैं, इंद्र को वो माला पहना देते हैं, और माला पहनाने के बाद जो है वो माला इंद्र उसका सम्मान नहीं करते हैं, हाथी को पहना देते हैं, हाथी उठाता है और उसको कुचल देता है पैर में डाल करके, जिस कारण से देवताओं को स्वर्ग का राज नहीं प्राप्त होता, राज विहीन हो जाते हैं। यानी पूजन सामग्री का और प्रकृति के अपमान का इतना बड़ा दंड हमें प्राप्त होता है। एक बहुत बड़ी चीज है। क्या होता है, क्यों नदियां दूषित हो रही? अगर एक्चुअल पूजा सामग्री भी नदी के अंदर जाए ना तो दूषित नहीं हो सकती है, लेकिन हो क्या रहा है, जैसे हम अगरबत्ती का पैकेट भी उसके अंदर डाल देते हैं। पता है आपको, अगरबत्ती का पैकेट डाल देंगे, कपूर का पैकेट उठा करके डाल देंगे। हम मूर्तियां ऐसे खरीदते हैं जो प्लास्टर या इन चीजों से जो बनी हुई हैं, उन मूर्तियों को ले लेंगे, वो मूर्तियां दूषित करती हैं। भाई किस पूजा सामग्री को यमुना में विसर्जित करने की बात की गई थी पता है? यज्ञ की जो राख थी, एक्चुअल में जो आपने हवन किया है, अगर वो उसकी राख जाएगी तो यमुना को दूषित नहीं कर सकती। वो इस प्रकार से मिट्टी है और वो क्लीन ही करेगी। खैर उसको भी आपने गमले में डाल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो जनमानस को ये सोचना होगा कि भाई कहीं भी किसी शास्त्र के अंदर ये नहीं लिखा है कि जाकर के नदी में ही आपको सामग्री को डालना है। और अगर उस जो सामग्री बची है, बहुत सिंपल काम कीजिए कि उस पूजा सामग्री में वही जैसे आपके हवन की राख है, ये जो पुष्प है, आपके घर में जो गमले हैं
पार्क के अंदर गमले हैं, वहां जाकर के डाल दीजिए। कोई फोटो आपके पास आई है और फोटो खराब हो गई है, तो ऐसा नहीं कि उसका फ्रेम भी उठाया और ले जाकर के जमुना जी में डाल दिया। मैंने ऐसा देखा है लोगों को, बिल्कुल बोरी बोरी भर ले जाते हैं वहां डालने के लिए। बिल्कुल। तो ये राज मिश्रा जी, आप जैसे लोगों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, धर्माचार्यों की खास तौर पर, क्योंकि हम नदियों को पूजते हैं। बार बार मैं यही बात कह रही हूँ कि ये इनिशिएटिव हम लोग, तमाम एनजीओज, गुड न्यूज टुडे ने तो ये संकल्प लिया है कि हम सरकार की इस मुहिम के साथ है, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है कि आप कैसे लोगों को जागरूक करें हमारे इस माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात यहां पर रखी और तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।